नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एट 4 में। कौन बनने वाला है दिल्ली में सीएम, आप सबकी उत्सुकता ये जानने को लेकर है। ये एक अहम खबर रहेगी जिस पर हम डालेंगे निगाह प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स, लेकिन पहले जरा देखिए फोकस किन पे है। जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली में अब की बारी बीजेपी की कैसी है ग्रैंड तैयारी, तमाम प्रोज एंड कॉन्स के सामने आपके सामने ये खबर होगी। उत्तराखंड में जमीन की लूट बंद, आ गया भू कानून, अब क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। कुंभ विरोधियों के खिलाफ योगी ने कैसे बोला हमला, ये भी प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा। और राजस्थान में धर्म परिवर्तन गैंग का गेम कैसे बजा, ये भी आपको बताऊंगा। पहले जरा ये खबर देखिए। कठमुल्ला वाले बयान पर अखिलेश का हमला। अखिलेश ने कहा दुख है कि एक साधु ऐसा बोल रहा है। एक संत महात्मा योगी से सच की उम्मीद होती है। आदमी ऐसा तभी बोलता है जब वो कमजोर हो। कल कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष पर हमला बोला था। उन्होंने कहा ये अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने मौलवी कठमुल्ला बनने को प्रेरित करने वाले लोगों का समुदाय इन्हें बताया और ये नाइंसाफी है, ये नहीं चलेगा, ये भी उन्होंने कहा। इसी बयान पर अब अखिलेश का ये स्टेटमेंट सामने आया है। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं कर सकता। दुख इस बात का होना चाहिए कि एक साधु ऐसा बोल रहा है, एक संत योगी महात्मा जिससे हम उम्मीद करते हैं कि सच बोले और सद के बोले, अपने आप को साध के बोले। आदमी इस तरह की भाषा तभी बोलता है जब वो उसका बैलेंस गड़बड़ हो, जो खुद कमजोर हो। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून पर मुहर लग गई है। भू कानून को धामी कैबिनेट की मंजूरी। ये सशक्त भू कानून, उसके बाद सरकारी जमीन एनक्रोच करने वालों की खैर नहीं। भू कानून को धामी कैबिनेट की मंजूरी। जमीन की लूट, उस पर एनक्रोचमेंट और कई जगह डेमोग्राफी बिगाड़ने के मकसद से जो एनक्रोचमेंट किया जा रहा था, अब उस पर निर्णायक अंकुश लगेगा। उत्तराखंड में भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदेश की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मंजूर ये जो भू कानून है, इसके तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून से बाहरी लोगों के अनियंत्रित रूप से जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। पर यूपी विधानसभा में खूब बरसे सीएम योगी। समाजवादियों पर कसा तंज, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं ये लोग छेद। योगी ने कहा महाकुंभ किसी पार्टी विशेष और सरकार का नहीं बल्कि समाज का आयोजन है। योगी ने विपक्ष पर लगाया कुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। पुणे में शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें महाराष्ट्र की सीएम फडणवीस समेत वहां के दोनों डिप्टी सीएम यानी एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हुए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को बधाई दी और ऐलान किया कि शिवाजी के सभी किलों में सुधार का काम किया जाएगा और वहां का अतिक्रमण टास्क फोर्स हटाएगी। वहां शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि शिवाजी महाराज ने बेईमानों को कभी माफ नहीं किया और बदले की राजनीति कभी नहीं की। क्या सीएम भगवंत मान की कुर्सी छिन जाएगी? ऐसे कयासों पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि राज्य में मुख्यमंत्री बदले जाने की विरोधी पार्टियों की ओर से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। केजरीवाल साडे नेशनल कन्वीनर ने, वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने, ठीक है, पूरा देश उन्होंने पार्टी के नाल चलाउणा।
दिल्ली चुनाव के नतीजों में आपको करारी हार मिली, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री में बदलाव हो सकता है। विपक्ष के नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की ओर रुख करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर आज बड़ा हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हो रहे मामलों की शिकायत करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को चंडीगढ़ पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान बिट्टू के सुरक्षा दस्ते में शामिल जवानों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच जमकर तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्रोटोकॉल तोड़ने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। सुरक्षा बलों के आपसी नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाकुंभ को लेकर सियासत तेज है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी प्रयागराज पहुंचे और वहां गंगा में स्नान करने के साथ ही वहां की व्यवस्था की जमकर तारीफ की। योगी सरकार को हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि आज इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़ा इंतजाम शायद संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जहां 60 करोड़ के आसपास लोग आए होंगे। इस दौरान जीतन मांझी ने विपक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर सबको सद्बुद्धि देने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। खड़गे का आरोप वोटिंग लिस्ट को लेकर है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जानबूझकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी भी चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर आरोप लगा चुके हैं। दिल्ली में सीएम को लेकर कुछ ही देर बाद बड़ी बैठक हो रही है। शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। और दिल्ली के सीएम को लेकर आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी सामने आया गया है। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसा है। गोपाल राय ने कहा, बारात तैयार है लेकिन दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सब हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्यों बेचैन है? पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है। सब कुछ तय हो रहा है। रामलीला मैदान में आप देखकर भी आए हैं, कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, लोगों में उत्साह है, जोश है, हजारों की संख्या में लोग आएंगे ऐसी अपेक्षा है और पूरा देश देखेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित होने जा रही है। और इस बारे में हमारे संवाददाता अमित गौतम और ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जिन नामों पर चर्चा हो रही है, कई बार हमने देखा है कि जिन नामों पर चर्चा होती रही मीडिया में, आखिरी वक्त तक अचानक एंटी क्लाइमैक्स जैसा हुआ। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा या इन्हीं में से कोई फाइनलाइज होने वाला है? और कह रहे हैं कि रेखा जी का नाम लगभग तय हो गया है, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे हमने पिछले चुनाव भी देखे, हरियाणा देखा, जहां भी हमने देखे तो वहां पर यही लगता है कि सीएम ये रहेगा या फिर मोहन यादव मध्य प्रदेश की बात करें कई जगह, लेकिन कहीं से भारतीय जनता पार्टी एक अपना नेता दल, विधायक दल का नेता लेकर आती है, जो अंदेशा भी नहीं होता और अचानक से चीजें लगती है कि ये परिवर्तन, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये भी संदेशा लगातार देना चाहती है कि वो किसी को भी नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ता। अमित, लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं कि ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया जाना, रविशंकर प्रसाद को बनाया जाना, मतलब बिहार, पूर्वांचली लोग और साथ में जाट मतदाता, जाट समुदाय, इन लोगों को प्रोमिनेंस एक तरीके से दिया जा रहा है। और ऐसा लगता है इसी बिरादरी को शायद हम सीएम होता हुआ भी देखेंगे, इन्हीं में से कोई। जी, सीएम की बात करें बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ज्यादातर पूर्वांचली जो है उनका ज्यादातर यहाँ लोग रहते हैं, प्रभाव सबसे ज्यादा पूर्वांचली का रहता है। और यही रीजन है कि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया गया और इस तरह से ये जो रणनीति आ रही है, बिल्कुल ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि उन्हीं से करीब कोई आ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का भी कोई बड़े, जिसमें रेखा का भी सबसे ज्यादा नाम चर्चित है। यही नहीं, और दलित चेहरा भी एक सामने भी ये चर्चाएं चल रही है कि दलित चेहरा भी किसी को बनाया जा सकता है। तो वहीं मैं आपको बताते कि 27 साल बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने दिल्ली के अंदर हासिल किया है, अपनी सत्ता वापसी की है और कल इसका सीएम और मंत्रिमंडल। तो अमित, अभी जो आप बता रहे हैं उसका लब्बो-लुआब ये कि कुछ नहीं कहा जा सकता, इंतजार कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपके पास वापस फिर लौटेंगे। इशारे क्या मिल रहे हैं जिनको पकड़कर कोई एक क्रेडिबल अंदाजा लगाया जा सकता है? इस वक्त तो असल में चुनौती यही है। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह पर निमंत्रण पत्र जारी हुआ। कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के मुख्य सचिव ने निमंत्रण पत्र जारी किया। यह है वो निमंत्रण पत्र जो तमाम उन लोगों को भेजा गया है जिनको शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया गया है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में अपराह्न 12 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। और चंडीगढ़ में रवनीत सिंह बिट्टू की सुरक्षा टीम और पंजाब पुलिस के बीच में झड़प हो गई। डिबेट के लिए केंद्रीय मंत्री बिट्टू मान के आवास पर पहुंचे थे। पंजाब सीएम की सिक्योरिटी ने घुसने नहीं दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से डिबेट करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, गेट पर ही उन्हें रोक लिया। इसे लेकर बिट्टू की सिक्योरिटी और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की तक हो गई। और कुंभ पर ममता के विवादित बयान का अखिलेश ने समर्थन किया। अखिलेश ने कहा, बंगाल के सीएम ने जो कहा वो सही है। अखिलेश ने योगी सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी जानबूझकर आंकड़े छिपा रही है। मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल ने ठीक कहा है, क्योंकि जब उनके यहाँ के बंगाल के लोग जिनकी जान गई है, कुंभ में आए थे, श्रद्धालु आए थे, सरकार ने ना मुआवजा दिया उनको, न सही गिनती बताई। और आज भी सरकार जो गिन रही है, सुनने में आ रहा है कि अब तो बहुत बड़ी गिनती बता दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अगर हम जानकारी करें, जो प्रयागराज के लोग हमारे संपर्क में लोग हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 75 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया होगा और अभी लगातार लोग आ रहे हैं। और जब तक मेला खत्म होगा तब तक मैं समझता हूँ 90 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके आंकड़े छिपा रही है। कुंभ पर दिए बयान को लेकर अखिलेश और ममता पर अनिल विज का हमला। अनिल विज ने कहा, विपक्ष सनातन पर प्रहार करने से चूकता नहीं है। सनातन उमड़ रहा है और विपक्ष की नींद उड़ रही है। ये जो विपक्ष है हमारे देश का, ये लगातार सनातन पर प्रहार करने से बाज नहीं आता है। अब सनातन उमड़ कर जो आ रहा है तो विपक्षी पार्टियों की उससे नींद हराम हो रही है। बीजेपी नेता बालमुकुंद आचार्य ने ममता पर हमला बोला, विपक्ष को देश का खाकर देश का अपमान करने की आदत है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह तृणमूल भी साफ हो जाएगी। जो 144 वर्ष में ऐसा मौका है जिसको इस तरीके से बोलकर अपमानित किया है, हमारी आस्था को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी नदियों के प्रति जो हमारी भावना है उनको ठेस पहुंचाई है, इनको खुद को पाप लगेगा। और भारत की जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में इन सबको डिलीट कर देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस साफ हुई है, तृणमूल कांग्रेस भी आने वाले समय में साफ होगी। और राजस्थान सरकार ने पेश किया अपना सालाना बजट में मुफ्त बिजली 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट करने का ऐलान किया गया। जयपुर में मेट्रो के नए फेज का भी ऐलान हुआ। 35,000 बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी, ये घोषणा भी हुई। 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन मिलेगा। एक साल में 2,75,000 सरकारी और प्राइवेट नौकरियां दी जाएंगी। ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को घर में फ्री दवाएं पहुंचाई जाएंगी। अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। ये बजट के मेन पॉइंटर्स हैं। आपने देखा होगा इस बजट में कोई फ्रीबीज नहीं दिए गए, तो देखा आपने, हमने सोच समझ के बजट तैयार किया है और पूरी तरह से आगे आने वाले समय के लिए एक आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने के लिए, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये बजट हम लोगों ने तैयार किया है। एक लड़की और 2 महिलाओं के शव मिले हैं। कोलकाता के टांगरा इलाके से एक घर के भीतर से शव बरामद हुए हैं। पूर्वी कोलकाता के टांगरा इलाके में बुधवार को एक घर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रहस्यमयी
तरीके से मौत के बाद शव मिले हैं। मृतकों में एक नाबालिग लड़की और 2 महिलाएं हैं। तीनों के हाथ की कलाई कटी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ चल रही है। राजस्थान रेप कांड को लेकर बीजेपी विधायक बालमुकुंद का बयान आया है। बीजेपी के राज में पकड़े जा रहे हैं आरोपी। कांग्रेस सरकार में शिकायतकर्ता पर ही केस हो जाते थे। को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे और ये बताते रहे कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। भले वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद हो या बच्चियों को कहीं कोई गुमराह करके किसी रूप में लोभ लालच में या उनको तलवार बंदूक की नोक पर उनके साथ में ऐसे कुकृत्य करने वाले हों, ये लव जिहाद जो इस प्रकार के चल रहे हैं। आप देखिए, ये भाजपा का शासन है, इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। और जब 2023 पहले जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, जब इन बातों को हम लाया करते थे तो जो शिकायत करता था उसी पर केस दर्ज कर दिया जाता था, बल्कि लव जिहादियों को नहीं पकड़ा जाता था। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। राजस्थान के ब्यावर रेप कांड पर एक और खुलासा। आरोपियों का एमएमएस प्लान एक्सपोज हुआ। नवभारत पर पीड़िता का बड़ा खुलासा। मुझे फोन करके फंसाया गया। पीड़िता ने कहा नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कैसे तेरे को अपने जाल में फंसाया, कौन था वो लड़का, क्या नाम था, और जिस प्रकार से तेरे को अपने टारगेट में लिया, किस प्रकार कैसे उस मुलाकात हुई? उस लड़के का नाम करीम है। वो पहले स्कूल के उधर आता था और उसके फ्रेंड है सोहेल मंसूरी, रियान मंसूरी, सोएफ वगैरह। ये उन्होंने जो लड़कियों को लिया था ना अपने, उन्होंने उन पे दबाव बनाया था कि तू अपनी फ्रेंड को भी ले। इस चक्कर में उन्होंने फिर मेरे को लिया था। उस लड़के ने मेरे को लिया तो उस लड़के ने मेरे को से बात करने लगा। फिर सबसे पहले संपर्क कैसे हुआ उस लड़के से? स्कूल वगैरह के उधर भी आता था वो, उधर से। और उसके फ्रेंड का संपर्क मेरी फ्रेंड से हुआ था, उस जरिए हुआ। फिर आगे क्या चला? फिर आगे चला, उसने मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी बोला था, बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये बोला कि हमारे शुक्रवार के दिन 5 टाइम की नमाज होती है, रोजे वगैरह होते हैं, रखने वगैरह की, और बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये भी बोला कि शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने, कुर्ता वगैरह ये सब। और ये वो कभी कभार ऐसे मिलने के लिए भी फोर्स करता था और भी लड़कियों को संपर्क लेने में भी फोर्स करता था। और अगर मैं उसको ये चीज बोलती कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी करूंगी, तो ये बोलता कि तू अपनी फैमिली को नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो या तो तेरी फैमिली को खतरा है या तेरे को है।